नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के 350वें शहीद वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के बलिदान को सनातन धर्म की रक्षा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि तेग बहादुर का बलिदान न केवल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को साहस, त्याग और धर्म के प्रति निष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर सहज पाठ, गुरुबाणी कीर्तन, चित्र प्रदर्शनी, व्याख्यान और विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से गुरु तेग बहादुर के जीवन और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। समारोह में प्रदेश के अनेक धर्मगुरु, शिक्षाविद, समाज सेवी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया है। राजनाथ सिंह लखनऊ के निर्धारित दौरे पर हैं और उनके कार्यक्रम में कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शामिल है। तो ऐसे में जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे और उनका स्वागत यहां पर किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किस तरीके से पुष्प गुच्छ देते हुए नजर आए वो आप तस्वीरों में देखेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने लखनऊ दौरे पर हैं, जहां पर एयरपोर्ट जब वो पहुंचे तो उनका अभिनंदन यहां पर गर्मजोशी के साथ किया गया है। और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन उन्होंने किया है और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने लखनऊ दौरे पर हैं, जिस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कई सारे संवाद भी इसमें शामिल हैं, कई बैठकों में भी वो शिरकत करने पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 18 जुलाई 2025 से पंचायत चुनाव की तैयारियां औपचारिक रूप से शुरू की जाएंगी। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा और इसके बाद मार्च 2026 में पंचायत चुनाव का आयोजन प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए हैं और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अधिकारियों के तबादले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इस संबंध में आयोग के ओएसडी और आईएएस अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल तबादलों पर रोक लगा दी गई है, साथ ही समय सीमा के भीतर तमाम कार्य पूरे करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। SC/ST वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में बड़े घोटाले के मामले में अपराध अनुसंधान यानी EOW के तहत कार्रवाई की गई है। ये गिरफ्तारी SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए के गबन से जुड़े मामले में हुई है, जिसमें हाथरस जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई थी। EOW की जांच में सामने आया है कि इस छात्रवृत्ति घोटाले में कुल 71 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से 58 लोक सेवक हैं। ये घोटाला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में की गई बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है। गिरफ्तार आरोपी उग्रसेन पांडे पर छात्रों की फर्जी सूची बनाकर सरकारी धन का गबन करने, फर्जी खातों में ट्रांसफर करवाने और इसी के साथ निजी संस्थानों से साठगांठ के गंभीर आरोप लगे हुए हैं।
तो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, जहां पर 71 आरोपी और 58 सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर 71 आरोपी पाए गए, इसी के साथ 58 सरकारी कर्मचारी पाए गए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में कोई भी घोटाला ना हो, इसको लेकर अब ईओडब्ल्यू प्रशासन जो है पूरी तरह सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राज्य सरकार में कृषि मंत्री ने अचानक खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। मंत्री ने खासतौर पर हाटा क्षेत्र में यूरिया खाद की उपलब्धता और वितरण की जमीनी हकीकत परखने के लिए खुद दुकानों पर जाकर जांच की है। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने थोक बिक्री रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर की गहनता से जांच की और दुकानदारों से इस बार पूछताछ भी की गई है। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित दर यानी 266.50 रुपए प्रति बोरी पर ही यूरिया बेचा जा रहा है या नहीं। कृषि मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यूरिया की कालाबाजारी या निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस औचक निरीक्षण से खाद्य विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। तो खाद्य दुकानों पर हड़कंप मच गया, जहां पर मंत्री जब यहां पर जांच करने पहुंचे, स्टॉक रजिस्टर की खासकर यहां पर गहन तरीके से जांच की गई है और निर्धारित मूल्य में ही बेचा जा रहा है, ये यहां पर सुनिश्चित किया गया है खाद को। और इसी के साथ स्टॉक रजिस्टर से खासकर यहाँ पर जो है उसमें पड़ताल की गई है और फिलहाल प्रशासन को भी पूरी तरह यहाँ पर सजग कर दिया गया है, क्योंकि मंत्री जब अचानक यहाँ पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो खाद्य विक्रेताओं के साथ साथ प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम रजिस्टर चेक करते हुए मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्टॉक के रजिस्टर हैं जिसमें चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है क्रियान्वयन हो रहा है और कालाबाजारी पर रोक लगे, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को निर्देशित मंत्री ने कर दिया है। और इस निरीक्षण के जरिए हड़कंप मचता हुआ नजर आया। खाद्य दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर लेकर जो है मंत्री वहां पर जांच करने पहुंचे। श्रावस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और मुख्य विकास अधिकारी साहिद अहमद ने हरिहरपुर रानी स्थित नदी तट पर फावड़ा चलाकर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी को उसके पुराने प्राकृतिक स्वरूप में वापस लाना है, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि भूजल स्तर भी सुधरेगा। शुभारंभ से पहले पूजा अर्चना की गई और फिर नदी के किनारे पुनरुद्धार कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई। डीएम द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत प्रदेश की विलुप्त होती नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जा रहा है। बूढ़ी प्राप्ति के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक से नदी के पुराने सरेखर की पहचान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी विलुप्त प्राय नदियाँ हैं उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, ताकि जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाया जा सके और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो ग्रीन बायोडाइवर्सिटी है, उसको फिर से मेंटेन किया जा सके। नदी को पुनर्जीवित करने से फिर से एक बार जिनके खेत हैं, किसान हैं आसपास, उनको इरीगेशन में से सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ जनपद श्रावस्ती में हमने बूढ़ी राप्ती नदी को चिन्हित किया है इस कार्य के लिए। इसकी पूरी लंबाई जनपद श्रावस्ती में लगभग 65 किलोमीटर, जिसमें से 19 किलोमीटर की लंबाई ऐसी है जो विलुप्त प्राय हो चुकी है, जो अपने मूल स्वरूप में नहीं रही है। तो उसी को मनरेगा और अन्य विभागों के कन्वर्जेंस करके उस पूरी नदी को जो है पुनर्जीवित किया जाना है। इसमें जो प्रारंभिक सर्वे है वो कर लिया गया है और एक जो प्रत्येक गांव में मनरेगा के अंतर्गत कितना कार्य होना है उसको प्लान कर लिया गया है। और आज ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और जब तक बरसात नहीं होती है तब तक इस कार्य को कराया जाएगा और बरसात के ऋतु की समाप्ति के बाद बृहद स्तर पर इस पर जो है कार्य कराया जाएगा, ताकि अगली जो बारिश की ऋतु हो उससे पहले ये नदी अपने जो पूर्व स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसमें आ जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और साइबर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1.29 करोड़ रुपए की हाई प्रोफाइल साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। मामले में मिर्जापुर से 2 और आरोपियों
दीपू पांडे और शुभम यादव को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरोह ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड वैज्ञानिक को वीडियो कॉल पर धमकाया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट भी कर लिया। फिर डरा धमकाकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने ये रकम क्रिप्टो करेंसी में बदलकर अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर की थी और जांच में सामने आया है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला इंटरस्टेट नेटवर्क संचालित करता है, जो हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाकर बड़ी रकम ऐंठता है। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि गिरोह की बाकी कड़ियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ठगी में इस्तेमाल डिजिटल माध्यमों और ट्रांजैक्शन की फॉरेंसिक जांच फिलहाल की जा रही है। सावन माह में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। खाद्य विभाग द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों, ढाबों और खाद्य दुकानों पर ग्राहक संतुष्टि ऐप का विशेष स्टिक यहां पर लगाया गया है और जिससे अब हर दुकानदार की पहचान पूरी तरह पारदर्शी हो गई है। गाजीपुर के ददरी घाट से लेकर महरार और धाम तक के करीब 35 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग पर यह व्यवस्था लागू की गई है। स्टिकर में दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और हेल्पलाइन नंबर के साथ 2 अलग अलग क्यूआर कोड एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए दिए गए हैं और जिन्हें स्कैन करते ही ग्राहक सीधे ऐप पर जाकर दुकानदार की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य दुकानदारों और ग्राहकों के बीच विश्वास बनाए रखना है। प्रशासन का कहना है कि बीते सालों में कई बार दुकानों के नाम देवी देवताओं से जुड़े होने के बावजूद उनका संचालन दूसरे समुदाय द्वारा किए जाने से भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हुई है। अब विभाग ने इस पारदर्शिता और निगरानी को अनिवार्य बना दिया है। ये जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, जिसको जो है ग्राहक उपभोक्ता जो है संतुष्ट ऐप कहते हैं। ये जो है खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त द्वारा जो है निर्देश दिया गया है और वो मुख्यालय द्वारा जो है प्रदत्त कराया गया है। ये स्पेशली कांवड़ मार्ग पर लगाने के लिए किया गया है और भविष्य में जो है जितने होटल, रेस्टोरेंट हैं और सभी दुकानें सब लगाया जाएगा। इससे जो है उपभोक्ताओं की एक फायदा है कि दुकानदार का लाइसेंस नंबर क्या है, उसका नाम क्या है और इसमें दो जो है क्यूआर कोड है, जो एक एंड्रॉयड पर चलता है, एक आईफोन पर चलता है। उसके माध्यम से जो है ऐप के माध्यम से आप शिकायत भी कर सकते हैं, अगर नमूने कार्यवाही कराना वो भी करा सकते हैं। एटा जनपद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। जनपद के विभिन्न कांवड़ रूटों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने फ्लैग मार्च कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी ने बताया है कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए जनपद को 5 सेक्टर और 26 जोनों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए माइक्रो सेक्टर भी बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। भारी वाहनों के दबाव वाले रूटों को डायवर्ट कर दिया गया है, जिससे यात्रा मार्गों पर यातायात सुचारू बना रहे। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि कांवड़ मार्गों पर स्थित किसी भी ढाबे पर मांस, अंडा, मछली, शराब, लहसुन और प्याज तक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है, जहां पर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर लागू कर दिए गए हैं। किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है। खासी पुलिस यहां पर पूरी तरह से गश्त करती हुई नजर आ रही है। तमाम उन मार्गों पर जहां पर भारी ट्रैफिक रहता है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि तमाम पहलुओं पर प्रशासन यहां पर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है और कांवड़ यात्रा पर तमाम कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत यहां पर ना हो, कोई भी असुविधा ना होने पाए, इसको लेकर प्रशासन तमाम तैयारियां पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है। ये पवित्र सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और हमारे श्रद्धालु जो है भोले जी उनका आवागमन शुरू हो गया है और पूर्णिमा के दृष्टिगत जो है कांवड़ जो है आज काफी मात्रा में निकली और निकल भी रही है। सफल संपन्न कराने के लिए हमारा एटा जो है 5 जोन और 26 सेक्टरों में जो है किया गया है। इसके अलावा हम माइक्रो सेक्टर भी बनाए हैं। अभी जो है मेरा जो कासगंज को जाता है उस पर तो डिवाइडर बना हुआ है, लेकिन उसके तक जो है अब वो बंद करवाए जा रहे हैं।
हमारे इसके कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से संभल पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा, जिसमें पुलिस बल के साथ साथ पीएसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौजूद रहीं। और इसी के साथ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की मदद से भी निगरानी अब बढ़ा दी गई है। स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की आवाज से दूर रहे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। तो कांवड़ यात्रा को लेकर संभल में फ्लैग मार्च निकाला गया है, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने कांवड़ मार्ग और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। एडीजी ने शिव चौक पर बनाए गए कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया और मौके पर मौजूद एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रा प्रबंधन को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कंट्रोल रूम में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों, निगरानी तंत्र और सूचना आदान प्रदान की व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखा है। एडीजी भानु भास्कर ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों से बातचीत की है और उन्हें सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। बागपत जिले से वाली मिसाल सामने आई है, जहां एक पोते ने अपनी वृद्ध दादी को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से हरियाणा तक तीर्थ यात्रा पर वो निकला है। दादी की उम्र और चलने में असमर्थता को देखते हुए पोते ने उन्हें कावड़ में बिठाया और खुद पैदल सफर शुरू कर दिया। हरिद्वार से हरियाणा तक की ये पदयात्रा लगभग 210 किलोमीटर की है। पोता नंगे पैर सिर पर गंगा जल लेकर पूरी श्रद्धा के साथ ये कठिन यात्रा कर रहा है। उसने अपनी कावड़ को विशेष रूप से तैयार किया है ताकि दादी को कोई तकलीफ ना हो और वे आराम से यात्रा का आनंद ले सके। इस यात्रा के दौरान राहगीर, श्रद्धालु और स्थानीय लोग पोते की भक्ति और सेवा भावना की सराहना कर रहे हैं। और तस्वीर आप देखेंगे तो बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर है, जहां पर लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रियल एस्टेट कारोबारी शाजेब शकील ने 9 जुलाई को करियर प्लाजा स्थित अपने ऑफिस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त शाजेब ने ऑफिस के गार्ड को कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने बाहर भेजा और उसकी बंदूक से खुद को गोली मार ली। शाजेब के भाई शहनवाज शकील की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और एफआईआर दर्ज कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने पैसों के लेन देन को लेकर शाजेब पर लगातार दबाव बनाया और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित भी किया, जिससे वे तनाव में था। आत्महत्या से ठीक पहले शाजेब ने एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया, जिसमें उसने अपनी पीड़ा और परेशानियों को साझा किया। भाई शहनवाज के मुताबिक जब वे लोग ऑफिस पहुंचे तब तक शाजेब की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों की भूमिका की पुष्टि फिलहाल की जा रही है। घटना से कारोबारी जगत और स्थानीय समाज में गहरा शोक है। आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को थाना गुडुम्बा क्षेत्र में टेढ़ी पुलिया के पास शहजेब शकील नाम के एक व्यापारी, जिनकी उम्र करीब 38 साल है और जो विकास नगर के रहने वाले थे, ये रियल एस्टेट का काम करते थे। इन्होंने अपने गार्ड की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल एसएचओ द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, घटना पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी घटना पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत होती है। और इससे पहले मृतक सजीव की फेसबुक प्रोफाइल पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने ऐसे ही डिप्रेशन में अपनी आर्थिक मंदी का कारण देते हुए आत्महत्या किए जाने की बात कही है। और उस वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है, थारोली इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और मृतक के परिजनों को इस घटना के बारे में सूचना दे दी गई थी। सभी परिजन मौजूद थे। परिजनों की मौजूदगी में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सूचित की जाएगी। $15 करोड़ के कर्ज में मृतक डूबा था, यह बताया गया है। फिलहाल मृतक के भाई ने
पुलिस से इसकी शिकायत की है। कई सारे लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने पैसों के लेन देन को लेकर मानसिक रूप से मृतक को प्रताड़ित किया था। सावन मास के दूसरे दिन अयोध्या स्थित प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखने को मिली, जहां लोग बजरंग बली के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी श्रद्धा से पहुंचे। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और बजरंग बली की जय के जयघोष के बीच दर्शन किए और मंदिर परिसर भक्ति भाव से सराबोर हो गया। सावन माह में अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। तो हनुमानगढ़ी मंदिर में भारी तादाद में सुबह तड़के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। पावन नगरी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा के आरती स्थल परिवर्तन के चलते अब घाट की बजाय गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर की जा रही है पूजा, और लगातार बढ़ते गंगा जल स्तर के कारण घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे आज लगातार 5वें दिन भी आरती का आयोजन छत पर संपन्न किया गया। गंगा सेवा निधि के सदस्यों ने मां गंगा की आरती पूरी श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न कराई। श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में छत पर एकत्र हुए और आरती में शामिल होकर दिव्यता और भक्ति का अनुभव किया। गंगा सेवा निधि ने कहा कि जब तक दशाश्वमेध घाट पर जलस्तर सामान्य नहीं होता, तब तक मां गंगा की आरती का आयोजन इसी वैकल्पिक स्थान पर जारी रहेगा। प्रशासन और घाट से जुड़े संगठनों की ओर से लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे जल भराव के चलते घाटों पर सावधानी बरतें और निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था में शामिल होकर मां गंगा के दर्शन और पूजन करें। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।